नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 5 सितंबर के बीच ब्रुनेई और सिंगापुर की अपनी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय बैठकों में लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्रालय ने ब्रुनेई को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का बताया अहम भागीदार। 6 साल बाद सिंगापुर के दौरे पर होंगे पीएम। नए नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक अमानुल्लाह खान को प्रवर्तन निदेशालय ने किया गिरफ्तार। वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के बाद की गई कार्रवाई। आरएसएस ने कहा, समाज को जातियों में तोड़ना खतरनाक। मामले के राजनीतिकरण पर जताई चिंता। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की बैठक में बंगाल में दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर भी हुई चर्चा। दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश से भारी तबाही, जनजीवन पूरी तरह हुआ प्रभावित। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से 9 लोगों की मौत। बाढ़ के कारण दोनों राज्यों में कई ट्रेनें हुई रद्द। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट। बहराइच में नहीं थम रहा भेड़ियों का आतंक। देर रात 3 साल की बच्ची को बनाया शिकार। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश किए जारी। पेरिस पैरालंपिक में आज बैडमिंटन के फाइनल में नीतीश कुमार और सुहास यतिराज पेश करेंगे चुनौती। सुकांत कदम का कांस्य पदक मैच आज। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की यात्रा करेंगे। 3 से 4 सितंबर को वे सुल्तान हाजी हसन बोल्किया के निमंत्रण पर वहां की यात्रा पर जाएंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है। दोनों ही देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं। His Majesty Sultan Haji Hassan Al Bolkiah paid state visits to India in 1992 and in 2008. And he also attended the ASEAN-India commemorative summits in 2012 and in 2018. In the last visit, he was also chief guest for our Republic Day along with other ASEAN leaders. During the visit, Prime Minister will engage in bilateral discussions on all aspects of our bilateral relations and cooperation with Brunei, and also explore new areas for cooperation. 4 और 5 सितंबर को प्रधानमंत्री सिंगापुर की यात्रा पर होंगे। दोनों ही देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे हो रहे हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से वे द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। Our ties have evolved and we have a dynamic strategic partnership encompassing diverse areas, from our shared history and people-to-people ties, which form an important link between us. Our trade and investment flows have shown a steady growth. We have robust defense cooperation and growing exchanges in culture and education. And we have identified new anchors of our partnership under the India-Singapore Ministerial Roundtable Framework. ब्रुनेई के सुल्तान के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई की यात्रा पर रहेंगे। ये ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। हमारी संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य ने ब्रुनेई दारुसलाम में भारतीय उच्चायुक्त आलोक डिमरी से इस बारे में खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई दारुसलाम 3 और 4 सितंबर को आएंगे, तो ब्रुनेई और भारत अपने द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में क्या अपेक्षा कर सकता है भारत के प्रधानमंत्री की इस यात्रा से? आइए बात करते हैं एम्बेसडर आलोक डिमरी से। बताइए कि क्या अपेक्षाएं रखें हम द्विपक्षीय अगर संबंधों की बात करें तो। देखिए, ये ब्रुनेई भारत के द्विपक्षीय रिश्तों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक ये क्रम है इस समय,
कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री महोदय की एक द्विपक्षीय रिश्तों की एक वार्ता हो रही है। तो इसमें द्विपक्षीय संबंधों पर कॉम्प्रिहेंसिव विचार विनिमय होगा, डिस्कशन होगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी विल हैव एन ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन हिज मैजेस्टी के साथ, बायलैटरल टॉक्स होंगी। देयर इज एन ऑफिशियल लंचन उनके ऑनर में ऑर्गेनाइज किया गया है और इसकी भी संभावना है कि प्रधानमंत्री महोदय भारतीय उच्चायोग के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। जो दोनों देशों के जो लोग हैं उनके लिए ये यात्रा प्रधानमंत्री की कितनी महत्वपूर्ण है आपके हिसाब से? जो फॉर्मल ग्रीटिंग यहाँ पर है वो हमारा ट्रेडिशनल नमस्ते ही है। तो यहाँ के लोगों के लिए एक रीडिस्कवरी भी है इंडिया के साथ अपने पुराने ऐतिहासिक रिश्तों की। जो 10 वर्षों में भारत का एक पुनर्भव उभार हुआ है, उसमें जो एक हमारी ग्लोबल छवि बनी है और एक जो उत्साह हमारे ओवरसीज कम्युनिटी में आया है, प्रवासी भारतीयों में, उसका एक तरह से ये कंसोलिडेशन है और उसका एक तरह से ये प्रामाणिकता है कि उसके सूत्रधार इस समय इस धरती पर स्वयं पधार रहे हैं। आयात निर्यात के सिलसिले में हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा से? ये 4 लाख की जनसंख्या का देश है जो मोस्टली एनर्जी एंड ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो इनकी ज़रूरतें बहुत कम हैं, बहुत स्पेसिफिक हैं और इकोनॉमी जो है वो प्रैक्टिकली आधी इकोनॉमी इनकी एनर्जी डिपेंडेंट है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस और कॉमर्शियल लिंकेजेस और एक्सचेंजेस को डिफाइन करता है। एक MOU है सैन्य संबंधों को लेके दोनों देशों के बीच में और रिश्ते काफी प्रगाढ़ हैं इस सिलसिले में। देखिए, हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड है और ये तो हमारे बियॉन्ड द मलाक्का स्ट्रेट एंड अंडमान से ये साउथ ईस्ट एशियन मलयन वाटर्स एंड सीज रहे हैं और हमारे सेलर्स ने और प्रीचर्स, पिलग्रिम्स एंड मर्चेंट्स, ये दे हैव बीन सेलिंग दीज वाटर्स, यहाँ पर आते रहे हैं। ये एक जियो स्ट्रेटजी का, साउथ ईस्ट एशिया का, आसियान कम्युनिटी का एक प्रमुख केंद्र है। तो ये निश्चित है कि इस विजिट से हमारे सैन्य संबंधों को भी और हमारे आत्मनिर्भर भारत का जो एक इनिशिएटिव लिया गया है उसमें भी एक नवीनता आएगी। तो ये थी बातचीत उच्चायुक्त आलोक डिमरी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रुनेई दारुसलाम यात्रा पर। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, बुंदार सेरी बेगावन, ब्रुनेई दारुसलाम से। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में इंसाफ की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल समेत देश भर के डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज कोलकाता में डॉक्टर कॉलेज से लाल बाजार तक मार्च निकालकर अपना विरोध जताएंगे। इस मामले में कार्रवाई की धीमी रफ्तार को लेकर कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग को लेकर मार्च करने वाले हैं। इस मार्च को लेकर कोलकाता पुलिस ने 3000 पुलिस बल तैनात किए हैं। लाल बाजार से 1 किलोमीटर दूर 3 चरण की बैरिकेडिंग लगाई गई है। पार्टी में महिलाओं की असुरक्षा का मुद्दा उठाने वाली नेता को निष्कासित करके कांग्रेस बुरी तरह से घिर गई है। केरल कांग्रेस की नेता सिमीरोज बेलजॉन ने कहा था कि पार्टी में कास्टिंग काउच जैसी स्थितियां हैं। इस बयान के बाद पार्टी में महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें उत्पीड़न से बचाने के कदम उठाने के बजाय कांग्रेस ने अपनी नेता को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस मामले में भाजपा ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। भाजपा का कहना है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का दम भरने वाली कांग्रेस की कलाई खुल चुकी है। The Congress party, when a leader of the Congress party, a woman leader of the Congress party alleges harassment, alleges exploitation, they do not investigate it. They silence her and remove her from the party. This is the same Congress party where Priyanka Gandhi would say before an election, ladki hoon, lad sakti hoon. This is the same Congress party where Rahul Gandhi will go to Jammu and Kashmir and say on January 30th of this year that women have talked about rape and harassment. But when it comes to his own party, the Congress in Kerala, which has a huge, long list, dubious record of harassment complaints that are on record from various members of the Congress, women members of the Congress, he does nothing.
केरल के पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक आज संपन्न हो रही है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने पत्रकारों को बताया कि आज शाम सरसंघ चालक के संबोधन के बाद बैठक समाप्त हो जाएगी। बैठक में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इनमें पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी शामिल है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाओं पर भी चिंता जताई गई। बैठक में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मामले में बांग्लादेश सरकार से बात करने का आह्वान किया गया। तमिलनाडु में धर्मांतरण के मामलों को लेकर भी बैठक में चिंता जताई गई। संघ की बैठक में 32 महिला प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। संघ ने राष्ट्र सर्वोपरि की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक में रेखांकित किया गया कि संघ से प्रेरित संगठन इसी भावना में विश्वास रखते हैं। One very important issue was also discussed in the three-day Baitak was the very unfortunate incident in the Bengal, resident doctors incident. It was discussed in detail in this Baitak, and almost all organizations, they agitated, they participated in the movement for women's safety, and so everybody is worried about it. They also narrated such incidents from different states, and of course they discussed the reasoning why such incidents are increasing, why such incidents are happening, and of course they discussed about the role of the government machinery, and our laws, our penal actions, procedures that were also discussed, and they find that there is a need for revisiting all this. उत्तर प्रदेश का बहराइच जनपद इन दोनों आदमखोर भेड़ियों की दहशत के साए में है। इंसानों पर हमला कर उन्हें अपना निवाला और शिकार बनाने में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के तमाम इंतजाम और प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालांकि वृहद स्तर पर चलाए गए वन विभाग, पुलिस और प्रशासन के सर्च ऑपरेशन के जरिए 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन अभी भी कई नरभक्षी भेड़िए इलाके में घूम रहे हैं और लोगों को निशाना बना रहे हैं। एक बार फिर भूखे आदमखोर भेड़ियों ने अलग अलग जगहों पर बच्ची को निवाला बनाया है। वहीं बुजुर्ग महिला को भेड़िए खींच ले गए, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक इन दिनों बहराइच के 35 गांवों में आदमखोर भेड़ियों का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शासन स्तर पर आदमखोर भेड़ियों के आतंक का संज्ञान लेते हुए विशेषज्ञ टीमों के सर्च ऑपरेशन चलाए जाने के बाद 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया था। माना जा रहा था कि अब भेड़ियों का आतंक खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से आदमखोर भेड़ियों ने अलग अलग गांवों में घात लगाकर हमला किया। वन विभाग और पुलिस पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। बीती रात हुए हमलों की जानकारी पर जिलाधिकारी मोनिका रानी और एसपी वृंदा शुक्ल ने मौके पर पहुंचे हुए परिजनों से हालचाल लिया है। जिलाधिकारी का कहना है कि टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। जल्द ही सभी आदमखोर भेड़ियों को पकड़ते हुए जनपद को उनके आतंक से मुक्त करा लिया जाएगा। हमरे जानवर उठा लेगा, 3:35 पर लेगा। बच्चा हमारा सोवत रहा, दूध दिया पीन सोवत रहा, और बच्चा हमरे तनिक आँखें लाग गए, उठा लेगा। छोटी बच्ची हमारे 6 महीने को और है, उसका रोते उठिन देखा तो ऐसे बच्ची खेरे लगे नहीं पाओ। बच्ची हमारा रोए नहीं पाइन, हमारा बच्चा खींच ले तो यो हाथ काट ले, नट्टी काट के नोच डारिन है। अलग अलग समय पे हो रही है। एक घटना से दूसरी घटना के बीच में 5 से 6 दिन का समय रहता है। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर न सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। लेकिन हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में हो रही जानवरों और इंसानों के संघर्ष की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आदमखोर भेड़िए या तेंदुए द्वारा हमले किए जा रहे हैं। उन्हें हर हाल में नियंत्रित करने और पकड़ने का प्रयास किया जाए और आवश्यकता के अनुरूप कदम उठाए जाएं।
पहले ही निर्देश दिए गए हैं कि प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, स्थानीय पंचायत, राजस्व विभाग क्षेत्र में व्यापक जन जागरूकता पैदा करें, लोगों को सुरक्षा के उपायों के बारे में भी बताएं। राज्य के वन मंत्री द्वारा वन विभाग के अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती करते हुए उन्हें बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बिजनौर सहित अन्य जिलों में लगाया जाए। जॉइंट पेट्रोलिंग बढ़ाएं। वरिष्ठ अधिकारी जिलों में कैंप करें। जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लाइट की समस्या हो वहां पेट्रोमैक्स की व्यवस्था भी करें। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित किया है। इस क्रम में वन्य जीवों के हमले में घायल लोगों अथवा असमय काल कवलित हुए लोगों के परिवारजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व शहर उपाध्यक्ष मुफ्ती मेहंदी को अपने घर में काम करने वाली नौकरानी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के कजियाना मोहल्ले का है। पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि वो मुफ्ती मेहंदी के घर 10 वर्षों से झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। मुफ्ती ने शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, पीड़िता ने देह व्यापार भी कराने का आरोप लगाया। शादी के लिए कहने पर टालमटोल की जाती थी। पीड़िता का कहना है कि जब वो जिद पर आ गई तो मुफ्ती उसे और उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता के मुताबिक अंतरंग तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर संबंध बनाए जाते रहे। अन्य लोगों से भी संबंध बनाने को कहा जाता था। मना करने पर मारपीट की जाती थी। 27 अगस्त 2024 को शाम 7 बजे मुफ्ती ने जबरन संबंध बनाए। पुलिस से शिकायत करने पर पीड़िता का कहना है कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। मुफ्ती मेहंदी जो कांग्रेस के नेता हैं, हम उनके घर जाते थे काम करने और 10 साल की उम्र से काम करते थे। फिर उन्होंने मुझे 1 रुपये, मतलब पहले पैसा देते थे, 2-3 महीना मुझे पैसा दिए, उसके बाद 1 रुपये भी नहीं दिए। फिर उन्होंने बोला कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, ये वो, कि मोहब्बत में मैं फंस गई। फिर मुझे मारने पीटने लगे, मुझसे धंधा कराने लगे। जब मैं कुछ बोलती हूँ वो लोग बोलते हैं जान से मार दो। उनकी बहन जो नगमा है और उनकी वाइफ, वो लोग मुझे लखनऊ भी लेके गई थी। मैं वहाँ से 2 महीना पहले भाग के आई, फिर भी वो लोग मुझे असलाह सटा के जान से मारने की धमकी दिए। बोले अगर कुछ भी करोगी तुमको जान से मरवा देंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और समाजवादी पार्टी नेता नवाब सिंह यादव का नाबालिग रेप पीड़िता के साथ डीएनए सैंपल मैच हो गया है। इस रिपोर्ट के बाद पीड़िता के साथ बलात्कार की पुष्टि हो गई है। नवाब सिंह यादव ने अपने कॉलेज परिसर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में पीड़िता की बुआ भी आरोपी है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने डीएनए सैंपल मैच होने की जानकारी दी। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अभी अभी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नेता सायन लाहिरी की जमानत के खिलाफ दायर ममता सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सायन कोलकाता रेप हत्याकांड केस में न्याय की मांग करने वाले नबन्ना मार्च के आयोजकों में से एक है। कोलकाता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें जमानत दे दी थी। इस आदेश को ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले पर। विकास, क्या कुछ कहा कोर्ट ने? बहुत विस्तार से सुनवाई नहीं हुई। जो एक संक्षिप्त सुनवाई हुई उसमें कोर्ट ने ये कहा कि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें दखल देने की जरूरत सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगती है। कोर्ट ने उनसे ये भी पूछा, जो राज्य सरकार के वकील थे, कि कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं इस मामले में और मुख्य आपत्ति इनकी क्या है। तो राज्य सरकार का जो मुख्य आपत्ति थी वो इस बात को लेकर थी कि सायन की मां ने सीधे हाईकोर्ट का रुख किया था और वहां पर उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने एक रिलीफ देते हुए भविष्य में भी की कोई भी दंडात्मक कार्रवाई राज्य सरकार नहीं करेगी जब तक कि हाईकोर्ट इस मामले के ऊपर सुनवाई कर रहा है और इसके अलावा जमानत भी दे दी थी सायन को। तो ये जो मुख्य मांग थी कि इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट स्टे करे,
कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि हाईकोर्ट मामले दखल देने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी रमा मामला हाईकोर्ट के सामने लंबित है। जो जमानत दी गई है ये इसी कार्रवाई उसी का एक हिस्सा है। भूमिका है वो आगे हो जाएगा। फिलहाल जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो हाईकोर्ट में ही होगी। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो बंगाल सरकार जिन उम्मीदों के साथ सुप्रीम कोर्ट यहाँ से किसी तरह का कोई स्टे मिल जाए या ऑर्डर को ही वैकेट कर दे सुप्रीम कोर्ट, वो उनको यहाँ पर आज हासिल नहीं हुआ है। जहाँ तक सायन की बात की जाए तो उनकी तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा वो उनकी मां का ये कहना था हाईकोर्ट के सामने कि वो मुख्य आयोजक नहीं है विरोध प्रदर्शन के, और ना ही जो सायन है वो किसी तरह की हिंसा की कार्रवाई शामिल कर रहा है। इस प्रोटेस्ट के लिए छात्रों से जुड़ने की अपील की थी। छात्र समाज नाम से उनका संगठन है जिसके जरिए उन्होंने ये अपील की थी। इसीलिए उन पर ये आरोप लगाना कि वो हिंसा में शामिल थे, तोड़फोड़ उन्होंने की, या वो मुख्य तौर पर किसी हिंसा की साजिश में शामिल हैं, ये बेबुनियाद आरोप हैं। और वैसे भी अब ये सारा जो विषय है या जो भी आरोप है बंगाल सरकार के, उन पर हाईकोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, और हाईकोर्ट ही तय करेगा कि बंगाल सरकार की जो दलीलें हैं कि हिंसा की गई सायन की तरफ से या वो मुख्य साजिश करता है इसके, हाईकोर्ट उसको देखेगा और उस पर उचित फैसला देगा। बिल्कुल, ममता बनर्जी सरकार को कितना बड़ा झटका और किन मायनों में विकास? रमा, यहाँ पर हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें किसी भी तरह से दखल देने से जैसे ही कोर्ट ने इनकार किया तो बंगाल सरकार के लिए जाहिर है कि का ही है, क्योंकि वो चाहते थे कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ये इस बात को देखे कि जो हाईकोर्ट का आदेश है वो एक तरीके का ब्लैंकेट रिलीफ देता है सायन को। आगे भी गतिविधि में जैसा कि आरोप है बंगाल सरकार का लिप्त पाया जाता है तो भी बंगाल सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ये बंगाल सरकार के वकीलों की दलील थी, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि हाईकोर्ट के सामने मामला लंबित एक से जुड़ा मामला है किसी व्यक्ति की। अगर हाईकोर्ट को ये लगता है कि जमानत दी जा सकती है, जमानत देने लायक मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको पलटे क्यों? ये जो भी अब इसमें जो भी मेरिट्स हैं एलिगेशन में, उन पर हाईकोर्ट अपना निर्णय देगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। देश के कई हिस्सों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग द्वारा देश के अलग अलग राज्यों में अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ विदर्भ और मराठवाड़ा में अलग अलग स्थान पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तराखंड, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भी भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिन तक बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम के हाल को लेकर हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा ने बात की मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से। हमारे साथ डॉक्टर नरेश मौजूद हैं, मौसम वैज्ञानिक। डॉक्टर नरेश, सबसे पहले अगर बात की जाए भारी बारिश की जो स्थिति बनी हुई है वो कहाँ पर है? देखिए, पिछले कुछ दिनों में एक डिप्रेशन बना हुआ है जो कल भी था, आप कहें तेलंगाना एडजॉइनिंग एरिया में। उसके प्रभाव से कल तेलंगाना और मराठवाड़ा जो महाराष्ट्र रीजन में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है। इसके लिए हमने रेड अलर्ट भी दिया हुआ था। आज थोड़ा सिस्टम और वेस्टवर्ड मूव कर गया तो उसके प्रभाव से अगर जो आप पिक्चर से देखेंगे, हमने जो रेड अलर्ट कवर किया है वो गुजरात रीजन, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कवर कर रखा है। तो हमारा अनुमान यह है कि आने वाले 2 दिनों में गुजरात रीजन में वहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र में आज एक्सट्रीमली हैवी का अनुमान है। और अगर मराठवाड़ा की बात करें, कल भी जहां एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहा है और आज भी वेरी हैवी मेन आपका 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकता है, उसके लिए हमने रेड अलर्ट दिया है। हमने देखा राजधानी दिल्ली में भी जो बौछार हैं वो नजर आई बारिश की। यहाँ क्या स्थिति रहेगी और इसके साथ साथ उत्तर भारत की जब हम बात करें? देखिए, यहाँ पे अभी क्या पैटर्न बना हुआ है, जो सिस्टम तो जहाँ पे है, लेकिन जो हवाएं हैं एनसीआर दिल्ली में भी बे ऑफ बंगाल से आ रही है, उसके प्रभाव से आज जो रेनफॉल एक्टिविटी अभी हो रहा है और आने वाले 3 दिनों में हमारा अनुमान ये है लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी जहाँ भी कंटिन्यू रहेगी, जिसके लिए हमने येलो अलर्ट दिया है। उसके बाद ये स्लोली डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, पंजाब हरियाणा में भी कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल आने वाले 2 दिनों में रह सकता है और वेस्टर्न हिमालय रीजन में भी रेनफॉल एक्टिविटी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रह सकती है। लेकिन उत्तराखंड में हमारा अनुमान है वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी भी रह सकती है।
तो जाना आपने खासतौर से मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे ज़रूर रेड अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश का, जहाँ अगले दिनों में कुछ भारी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। साथ ही राजधानी दिल्ली में भी हल्की बौछार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ मुकुल शर्मा, मौसम भवन। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।